स्टार्ट किया था वो था एटॉमिक मॉडल्स के साथ में, एटॉमिक मॉडल या फिर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर, बराबर है। तो कल मैंने आप लोग को समझाया था कि एटॉमिक मॉडल्स, कितने टाइप के एटॉमिक मॉडल्स हम लोग को पढ़ने हैं, बताइए। सबसे पहला कौन सा मॉडल पढ़ना था? जे थॉमसन मॉडल। जी थॉमसन। जे थॉमसन मॉडल, बराबर है। सेकंड मॉडल हम लोग को कौन सा पढ़ना है? मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ लेना क्या। थर्ड हम लोग को पढ़ना कौन सा है? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल। के बाद में भी एक बोर्ड सोमरफेल्ड मॉडल आता है, ठीक है, वो भी लिख लेता हूँ, ठीक है। हालांकि वो को, लेकिन फिर भी उसको इम्पोर्टेंट तो बोलना ही पड़ेगा हम लोग को। एक और मॉडल है जिसको हम कहेंगे बोर्स सोमरफेल्ड मॉडल, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मॉडल था वो कौन सा था हमारा? क्वांटम मैकेनिक मॉडल। मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये हमारा पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल रहेगा जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कल हम लोग ने जो डिस्कशन किया था वो कौन से मॉडल के बारे में किया था? कौन से मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था कल हम लोगों ने? थॉमसन। मॉडल के हिसाब से एटम कैसा होता है, इसके पॉइंट्स क्या बताया था? सबसे पहला वो कैसा होता है, शेप में सर्कुलर होता है। फिर उसने उसका क्या बताया था, का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन्स होता है। और निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते थे? वो एम्बेडेड थे, बराबर है, राइट। तो इसीलिए इस मॉडल को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था? वाटरमेलन और पर्ल पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लूम पुडिंग मॉडल, बराबर है, डन। तो इस तरह का ये मॉडल हम लोगों ने देखा था। तो आज हम बात करेंगे रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में, ठीक है। तो रुदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था, सबसे पहले मैं इसका एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ। उसने क्या किया था, एक थीन गोल्ड फॉइल लिया था। क्या लिया था उसने? एक थीन गोल्ड फॉइल, ओके, डन। फिर इस थीन गोल्ड फॉइल में से उसमें क्या कर लिया, अल्फा पार्टिकल्स पास कर लिए। कौन से पार्टिकल्स पास कर लिए इसमें से? अल्फा पार्टिकल्स, बराबर है। ये जो था दैट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल किससे निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल किससे निकलते हैं? वो कल ही हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने पढ़ा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या कर लिया, इसके बाद में इसने पीछे में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ये कर लिया था, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दिया था, ठीक है, डन। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स ये गोल्ड फॉइल में से, क्योंकि देखिए अल्फा पार्टिकल्स की कल मैंने खास बात बताई थी कि भाई अल्फा पार्टिकल ज्यादातर यूज क्यों किया गया था एक्सपेरिमेंट्स में, क्यों किया गया था अल्फा पार्टिकल्स को ज्यादातर यूज? बिकॉज ऑफ हाईएस्ट, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा होता है। चार्ज ज्यादा होता है, ये रीजन बताया था क्या मैंने? क्या उसका आयनाइजेशन पावर या पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर या आयनाइजेशन पावर, कौन सा पावर ज्यादा था, पेनिट्रेशन या आयनाइजेशन? आयोनाइजेशन। ज्यादा था। और पेनिट्रेशन पावर जो था वो मॉडरेट था, सबसे कम था, बराबर है। तो अल्टीमेटली अब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स में इतनी सफिशिएंट एनर्जी रहनी चाहिए, ठीक है, कि वो इस पर्टिकुलरली गोल्ड फॉइल में से आसानी से पास हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या हो जाना चाहिए था? आसानी से पास, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेटली क्या होने चाहिए थे, ट्रैवल करने चाहिए थे, बराबर है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मॉडल के हिसाब से पूरा का पूरा एटम किससे बना हुआ है, आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे मॉडल्स में, मतलब ये है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर? अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए था? पॉजिटिव। पॉजिटिव। थॉमसन मॉडल के हिसाब से पूरा का पूरा एटम किससे भरा पड़ा हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज क्या करने चाहिए? रिपल्शन। मतलब ये यहाँ से अगर पास होने की कोशिश करेंगे तो ये रिपेल होने चाहिए थे इस तरह से, बराबर है, राइट, राइट। बट ध्यान रखना ये रिपेल नहीं होने चाहिए थे। क्यों नहीं होने चाहिए थे?
क्योंकि भाई अल्फा पार्टिकल्स में एनर्जी जो थी वो सफिशिएंट एनर्जी थी, ठीक है। इतनी सफिशिएंट एनर्जी उसके अंदर रहती है कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो कि सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्ज जो आपके एटम में भरे पड़े हुए रहते हैं उसको वो आसानी से पास कर सके, क्या कर सके, उसको आसानी से पास कर सके। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पर्टिकुलरली पूरे एटम में भरा पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी मैं एक जगह पर लगाऊंगा और बहुत सारी एनर्जी बहुत सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो अगर एनर्जी बहुत सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो वो इफिशिएंटली किसी को रिपेल कर पाएगा क्या, या वो रिपेल तब कर पाएगा जब बहुत सारी एनर्जी एक ही जगह पर हमने लगाई हो। क्या लगता है आपको? क्वेश्चन मेरा समझ में आया आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मेरे पास दो हाथ है, हाँ। अब ये दोनों हाथों को पकड़कर मैं एक जन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, मैं दो हाथों से दो अलग अलग लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ कौन से केस में मैं पर्टिकुलरली पर्सन को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाऊंगा? तब जब मैं दोनों हाथों से एक ही चीज को खींच रहा हूँ, या जब मैं दोनों हाथों से अलग अलग लोगों को अपनी तरफ खींच रहा हूँ? दोनों हाथों से जब दोनों हाथे से एक आदमी को इसका मतलब ये है कि मैंने दोनों हाथों की एनर्जी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट की हुई है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, मैंने दोनों हाथों की एनर्जी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट की है। और यहाँ के इसमें क्या हो गया कि मेरी दोनों हाथों की एनर्जी मैंने अलग अलग जगह पर लगा दी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि जब एनर्जी अलग अलग जगह पर जाएगी तो उसमें उतनी एनर्जी रहेंगी क्या एज कंपेयर टू तब जब एनर्जी को मैं एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा? नहीं। नहीं रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरे एटम में फैला हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उतनी एनर्जी दिखा पाएगा क्या जितनी एनर्जी वो एक जगह पर अगर कॉन्सेंट्रेट होकर दिखा सकता था? नहीं दिखा पाएगा। मतलब जो रिपल्शन इसको करना चाहिए था ये अल्फा पार्टिकल्स को, ये अल्फा पार्टिकल्स को वो प्रॉपरली कर पाएगा क्या? नहीं। ब्लर दिखाई दे रहा है। ब्लर दिखाई दे रहा है, ओके, आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया क्या? क्लियर हो गया? नहीं सर। नहीं सर, नहीं ब्लर हो रहा ही है, अभी भी ब्लर ही दिखाई दे रहा है। ओके, वी विल वेट फॉर सम टाइम। चेक कीजिए और मुझे बताइए कि ये क्लब कब क्लैरिफाई हो रहा है। हुआ क्या क्लैरिफाई? अभी भी ब्लर ही दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोग को ब्लर क्यों दिखाई दे रहा क्लियर दिखाए सर। है? सबको ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। हाँ सर, नहीं दिखाई दे मुझे रहा, दिखाई दे रहा। अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम भर अगर फैला हुआ होगा तो वो अल्फा पार्टिकल को प्रॉपरली रिपेल कर पाएगा क्या जितना उसने करने को होना था? नहीं। नहीं। इसका नहीं। सीधा सीधा क्या होगा कि भाई इसने सीधे सीधे निकल लेना होना था, बराबर है। सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स में क्या होने को होना था, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स ने निकल लेने को होना, पहली चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये पास होता भी था, पास होता भी था तो इसमें से काफी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या होता था, फेस करता था, कम इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ राइट। ये अल्फा पार्टिकल ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर फेस नहीं कर सकता था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सपीरियंस भी करेगा तो वो काफी कम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। और अगर गलती से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर भी लिया तो भी ये डिफ्लेक्ट अगर होगा तो भी काफी कम एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? सर अभी बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। हाँ सर। अरे यार, हाँ सर। सर आप अटक भी रहे।  हो।   हो।  हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो।  क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है कर कहा आपने? अटक रहे हो सर आप। मैं अटक भी रहा हूँ क्या? नहीं सर, नहीं क्लियर अरे दिख यार रहा सर, क्लियर दिख रहा है। नहीं सर, अटक अरे नहीं यार रहे, तुम्हारे कनेक्ट अटक नहीं रहे सर, पर तुम्हारी ब्लर दिखाई दे रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू तुम्हारे साइड में होगा यार, क्योंकि मेरे साइड में ना नहीं है उतना। पर ओके सर थोड़ा नेटवर्क तो बात है। नेटवर्क बराबर चल रहा है, डेटा खत्म हो गया होगा। तुमने गेम वेम खेला था क्या? नहीं सर, स्नैक पर वीडियो बनाया था क्या? नहीं सर, स्नैप वीडियो के व्हाट्सएप ऐप पर ही नहीं है मेरे क्या? फोन में। अच्छा, कोई मूवी देख ली थी क्या यूट्यूब पर? फिर मैं क्या करूँ अभी बताइए मुझे, व्हाट शुड आई डू नाउ? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन है जिसको नहीं दिख रहा है ना, वो लेफ्ट करके वापस से रिजॉइन करने की कोशिश करो, ठीक है? सर वो भी किया तो भी ब्लर ही दिखाई दे रहा। अरे यार तू ना कवरेज कवरेज में आ जा। तू स्नेहल बात कर रही हो क्या? नहीं सर, की नहीं केक सर, की हेराबाद? मेरे 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 को दिख रहा। केक की हेराबार हो या ठेंगने हो? तेरा बार सर। केक की हेराबार, तू तो गांव में बैठी है ना बेटा? नहीं सर, वापस आई मैं। अच्छा तो गांव में अच्छा कवरेज था तो वापस चली जा तू गांव में। वापस क्यों आई तू? यहाँ कवरेज नहीं मिल रहा है तुझे तो? यहाँ ही अच्छा कवरेज है सर, वहाँ पर नहीं था। सर, आपकी अरे आवाज भगवान, आ सर रही पढ़ाओ है। ना। पढ़ाऊं क्या मैं? अच्छा तुम लोग सुन हाँ लो, सर। अच्छे से सुन लो। हाँ, क्यों मुझे पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर मेरी भी दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जनरली क्या होना था, अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और ये थॉमसन का एटम जिसमें पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज था। एक्चुअल में हम लोग ये सोचते थे कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और यहाँ पूरा पॉजिटिव चार्ज भी फैला हुआ है, तो ये जनरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बराबर है। बट ऐसा नहीं होना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड न होकर पूरे एटम में फैला हुआ है, इसीलिए। और आपके अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये रिपल्शन को आसानी से क्या कर सके, पास ओवर कर सके। देखिए, अगर मुझ में एनर्जी है, मैं भाग रहा हूं और मेरे सामने आकर अगर कोई आकर रोक रहा है, उसकी एनर्जी मुझसे कम है, ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, मैं उसकी वजह से कहीं आड़ा टेढ़ा जाऊंगा या उसको धक्का मार के सीधा ही निकल जाऊंगा। क्या लगता है आपको? उसको धक्का मार के सीधा निकल जाएंगे। धक्का मार के सीधे निकल जाओगे। अल्फा की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, और इन लोगों की, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोटॉन फैला हुआ है, तो इसीलिए इनकी एनर्जी कम हो जाएंगी। इसके वजह से अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाने चाहिए थे, बराबर है, पहली चीज। और अगर सेकंड चीज ये थी कि अल्फा पार्टिकल जब एटम से पास होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होगा क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं रहेंगे। ओके, तो उसकी वजह से अगर वो गलती से डिफ्लेक्ट भी हो जाना चाहिए था, तो भी वो कैसे डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, काफी कम एंगल से डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। डिफ्लेक्ट मतलब मैंने कल समझाया था ना, डिफ्लेक्ट का मतलब अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करना। सीधे जाने की जगह डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्ट होना। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। राइट। मतलब जनरली अगर मैं थॉमसन एटम में से अल्फा पार्टिकल्स पास करना चाहता हूं, तो मुझे इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिखने चाहिए थे। क्या? कि भाई अल्फा पार्टिकल या तो सीधे सीधे निकल लेने चाहिए थे, और अगर निकल भी लेने चाहिए थे, अगर डिफ्लेक्ट भी होना था तो वो काफी कम डिफ्लेक्ट होना था, बराबर है, सही है, सही है। ओके, हाँ सर। बट एक्चुअल में दिक्कत क्या हो गई कि जब एक्चुअल में इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रुदरफोर्ड ने, तो ही ऑब्जर्व दैट कि काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड निकल लिए। अनडेविएटेड मतलब उसमें थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अनडेविएटेड निकल गए जैसे यहाँ पर निकलने चाहिए थे, ठीक है। देन बट दो उसके बाद वाले जो दो उसके ऑब्जर्वेशन थे, ध्यान में रखना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ये क्या हो गए थे, मूव्स या पास, मूव्स की जगह पास हम लिख लेते, पास अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना डिफ्लेक्ट होकर, मतलब सीधा सीधा। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब होता है सीधा सीधा पास हो गए, बराबर है। बट फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, काफी कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए,
बाई सम एंगल, ठीक है, कुछ छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए, राइट। छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होना मतलब लाइक दिस वन, ओके, समझ में आ रहा है। इस तरह से वो छोटे एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए फ्यू अल्फा पार्टिकल। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जर्वेशन ये था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, काफी कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए। 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया मतलब ये सीधा गए और वापस आ गए, समझ में आ रहा है, ऐसा गया और यहां से वापस ऐसा ही आ गया, समझ में आ गया। यस सर। हाँ सर। राइट। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उसने ऑब्जर्व किए, तीन ऑब्जर्वेशन उसने क्या किए, ऑब्जर्व किए जब उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब ये तीन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या समझ में आ गया, उसको सबसे पहले ये समझ में आ गया क्योंकि काफी सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल लिए थे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल सम एंगल में क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। और ध्यान में रखना ये एंगल ये वाले एंगल से भी बड़ा था, ये एंगल जो था ये थॉमसन के मॉडल के हिसाब से जितना एंगल बनना चाहिए था उससे भी बड़ा एंगल बनाया था। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि थॉमसन ने जो बोला था कि आपके एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ रहता है, वो वैसा नहीं होता होगा, बल्कि वो कैसे होता होगा कि पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलरली जगह पर आकर क्या होता होगा, कॉन्सेंट्रेट होता होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट। तो इसके वजह से क्या हो गया, ये अल्फा पार्टिकल इसके आजू बाजू से जाने वाले थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बराबर है, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये क्या हो गया, अभी पॉजिटिव चार्ज जो पहले फैला हुआ था अभी वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो गया। कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से इन पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ने की वजह से फिर इसने क्या कर लिया, ये अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, राइट। और फिर उसने जो ऑब्जर्व किया था थर्ड वाला कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हो रहे थे, पूरा 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए थे। क्या हो गए थे, पूरे 180 से डिफ्लेक्ट हो गए थे। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ऐसे कम पर्टिकुलरली जगह रहेंगी जहां पर आप लोगों का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होकर है, कॉन्सेंट्रेट होकर है। समझ में आ गया, यस सर। समझ में आ गया। हाँ, और बाकी सारी जगह से आपके अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे क्या। अबे अल्फा पार्टिकल 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड। मतलब ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, काफी कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे छोटे से एंगल से, और उससे भी कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे बाई 180 डिग्री से, राइट। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन से उसको क्या पता चला, तो ध्यान दीजिए, जब उसने ये पता करवाया कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, बिल्कुल डिफ्लेक्टेड निकल गए। इसका मतलब उसने क्या डिराइव किया कि भाई एटम में बहुत सारी जगह खाली होती है, एटम में काफी सारी जगह क्या होती है, खाली होगी, तभी ये रेस बिल्कुल सीधी निकल गई। अगर इसके बीच में कुछ होता था तो रेस क्या हो जाती थी, डिफ्लेक्ट हो जाती थी। बट क्योंकि रेस कैसे निकल गई, निकल गई, इसका मतलब क्या होगा कि एटम में बहुत सारी जगह क्या होती है, खाली होती है। बहुत सी ऐसी कम जगह रहती है जहां पर क्या हो गया, ये दो ऑब्जर्वेशन ने क्या बताया कि एटम में बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पर आप लोगों का क्या होता है, ये जगह कौन सी थी, यहाँ पर क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रेट हुआ था, कौन, प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेट हुए थे। समझ में आ रहा है। तो उसने क्या बोला कि सारे के सारे प्रोटॉन्स पूरे एटम में न फैलते हुए एक छोटी सी जगह पर आकर क्या हो गए, कॉन्सेंट्रेट होकर गया। और उस पर्टिकुलरली जगह को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। उस जगह को उसने नाम क्या दे दिया,
ओके। और फिर उसने क्या कर लिया, वो सारे ऑब्जर्वेशन मतलब सारे कैलकुलेशन करके न्यूक्लियस का भी रेडियस निकाल दिया। ओके। और उसको ये पता चला कि न्यूक्लियस का रेडियस एज कंपेयर टू द एटम क्या रहेगा, छोटा या बड़ा? छोटा। ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, तो एटम का रेडियस न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बड़ा होगा, और न्यूक्लियस का रेडियस एटम के कंपैरिजन में छोटा। होगा। हमारा एटम का रेडियस कितना था हमारा? 10 मीटर। तो उसने फिर न्यूक्लियस का रेडियस निकाला, और न्यूक्लियस का रेडियस था 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का रेडियस कितना निकला? इसका अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे इसके एटम के मॉडल्स के पॉइंट्स। ओके, तो सब क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? 10 to the power और -15। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसने ये बताया था कि ये सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आप लोगों के क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट उसने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। समझ में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है? मैंने क्या कहा, क्या बोला मैंने कि न्यूक्लियस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होते रहता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और ये सर्कुलर ऑर्बिट को उसने नाम दे दिया सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, और इस सर्कुलर पाथ को उसने क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज उसने फिर क्या बोला था कि आपका न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनके बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। Force of attraction. अच्छा, आपने गाना गा रहा है क्या? हाँ सर, कोई तो भी गा रहा। हाँ ना, मुझे हाँ, भी किसी आवाज का तो आवाज आ कोयल रहा। जैसी मधुर आवाज। हाँ, कोयल जैसी ऐसी बहुत आवाज आ रहा। मधुर आवाज आई थी। कौन था वो गाने वाला, गाना गाने वाला? सर पर आवाज कौन था रे बेटा? अच्छे से गाना गाओ तो, मेरे को बड़ी इच्छा हो रही है अभी। इतनी मधुर आवाज सुनाई दी मेरे कानों को ना, बड़ा अच्छा लग गया। कोई है जो अभी गाना गा रहा था? आपको सुनाकर दिखाना है मुझे? अगर इच्छा नहीं है तो फिर सुनाइए मत, चुपचाप रहिए। ओके, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहो या फिर कूलम्बिक कहो। कूलम मतलब चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब भी चार्ज। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद में फिर इसने क्या कहा था, उसके बाद में इसने ये कहा था कि टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी वजह से एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आपको पता है कि एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेटर ऑन नेक्स्ट वन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, अगर कोई चीज मैं घुमाता हूं, ओके, तो घूमने के बाद अगर मैं छोड़ देता हूं, जैसे ये मार्कर को मैंने यहाँ पर हाथ पर घुमा लिया, तो आपको क्या लगता है ये मार्कर बिल्कुल क्या है, हाथों पर ऐसे घूमते रहेगा या फिर इधर उधर भागकर निकल जाएगा?
उधर भागकर निकल क्या आपको पता है ना, कोई भी चीज जब रिवॉल्व करती है, मतलब सर्कुलर पाथ में जब वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, तो वहां कौन सा फोर्स होता है? कौन सा फोर्स होता है जो ऐसे रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट पर काम करता है? कौन सा फोर्स कहते हैं उसको हम? Centripetal. वेरी गुड, सेंट्रिक। कौन सा फोर्स होता है? फोर्स होता सेंट्रीपिटल है, फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है, राइट। जब भी कोई चीज घूमते रहती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, राइट। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट बाहर फेंका जा सकता है, बराबर है, हाँ या ना? हाँ सर। राइट। हाँ. तो अब सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन भी अगर घूमेगा तो हो सकता है कि वो घूमते घूमते कहीं बाहर फेंका जाए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि घूमते घूमते ये बाहर फेंका जाए इस तरह से, या ये इसी पर्टिकुलरली ऑर्बिट में घूमते रहता है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो कौन सी वजह रहती है कि ये एक पर्टिकुलरली ऑर्बिट में घूमते रहता है? क्योंकि घूमने वाली चीज में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर फेंकने को होना था, लेकिन फिर भी ये बाहर न फेंकते हुए क्या कर रहा है? रिवॉल्व मूवमेंट कर। रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व। बिल्कुल कंटिन्यूस रिवॉल्व हो रहा है, बराबर है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? तो इसके पीछे रीजन ये कि उसने दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स था? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स है? Electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को बैलेंस। करते हैं। ये देखिए, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बैलेंस। इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा, बराबर है, हाँ सर। राइट। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों भी कैसा है? Same है. सेम होता है, और सेम है। इसीलिए वो क्या होते रहता है? न्यूक्लियस के सराउंड में मूवमेंट करता है। रिवॉल्यूशन होता। घूमते रहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, राइट। तो ये सारी ये हमको रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की वजह से पता चला। समझ में आ गया? हाँ सर. ओके, गॉट इट। रुदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया होगा, तो आगे का पढ़े हम लोग अभी। हाँ सर. ओके, डन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रुदरफोर्ड मॉडल के बाद में, डायरेक्टली हम बोर्स मॉडल नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ और चीजें हम लोग समझने वाले हैं, उसके बाद में हम बोर्स मॉडल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद में जो नेक्स्ट चीज हम लोग को पता करनी है वो है न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन रेशियो। अब देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ JEE एडवांस के काम में आएगा और आपके नॉलेज बढ़ाने के काम में आता है। इसका बोर्ड लेवल से या MSc लेवल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो मतलब N/P रेशियो, ओके। तो ध्यान में रखना, N/P रेशियो जो रहता है, अगर मैं एटम का निकालता हूं तो या तो ये 1.5 या उससे कम होगा, ओके। या तो ये क्या होगा? 1.5 या फिर उससे कम, अरे यार सॉरी, 1.5 या फिर उससे कम होगा, या फिर ये N/P रेशियो जो रहेगा ये 1.5 से ज्यादा रहेगा। क्लियर है? दो केसेस ध्यान में रखना, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो या तो 1.5 के बराबर या फिर उससे कम होगा, या फिर कम ही बोल दो, इसको कम ही बोल दो, और या तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5 के बराबर या फिर ज्यादा होगा, ओके। यहाँ पर कम कर लो और यहाँ पर इक्वल या ज्यादा कर लो। क्लियर है? हाँ सर।
राइट। तो ध्यान में रखना, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5 से कम होता है तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? स्टेबल। स्टेबल होता है। और अगर आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5 से बड़ा या फिर उसके इक्वल रहेगा तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा भाई? ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो ये न्यूक्लियस कैसा होगा? अनस्टेबल। होगा। और आपको पता है कि न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल होता है तो वो क्या करेगा? पता है क्या? न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल होगा तो वो क्या शो करता है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? बराबर है। तो ध्यान में ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने एटम्स अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक कंसीडर किया ना तो आपको पता चलेगा कि n/p का जो रेशो रहेगा ये या तो 1.5 या उससे कम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम ले लेता हूं, तो बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? 20। और एटॉमिक मास कितना होता है उसका? 40। 40। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग सबसे पहले मुझे बताओ कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है? बताओ प्रोटॉन कितने फिर कैल्शियम में? 20। 20। बराबर है। एटॉमिक नंबर मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, पता है ना? हाँ सर। और एटॉमिक मास मतलब ए, एटॉमिक मास का सिंबल होता है ए। और एटॉमिक मास हमेशा किससे बना हुआ रहता है? एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। बराबर है। सो अगर मुझे एटॉमिक मास पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकता हूँ, जो कि क्या होगा? एटॉमिक मास बाई प्रोटॉन। हाँ। बराबर है। तो इसके बेसिस पर बताओ यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। 20 हो जाएंगे। बराबर है। अब आपको न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना होगा? 20/20 मतलब कितना होगा? 1। अब जैसे 1 मतलब 1.2 से कम है। आवाज आ रही है क्या आप लोग को? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ऑफ हो गया है तो मैं अभी ऐसे बोलूंगा, ठीक है? क्लियर है? यस। हाँ सर। हाँ या ना? ओके। तो जैसे आपने कैल्शियम का ग्लूकोज और प्रोटॉन रेशियो निकाला तो वो 1 आ गया, मतलब वो 1.5 से कम है। इसका मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा है? स्टेबल। स्टेबल। मतलब ये वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा क्या? नहीं। जबकि अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। नहीं होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, ओके, और उसका एटॉमिक मास होता है 225। तो चलो इसमें मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए फिर कितना होगा? बता भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 133। 133। 143 हो जाएंगे। तो फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या बनेगा? 143/92। सर 133। सर 133। 143 है। सर 133। एक मिनट, 133 आ रहा है। 133 आ रहा है। 133/92 कितना आएगा वो?
चेक करो सेकंड कंडीशन पे कितना अनस्टेबल न्यूक्लियस। नहीं एक्चुअली देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया मास 2.35 होता है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका 143 हो जाएगा और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1.55 होता है। एटॉमिक मास 235 होता है मैंने 225 लिख दिया था तो 235 होता है इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 143 होते हैं और न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन रेशियो 1.55 होता है मतलब 1.5 से ज्यादा इसका मतलब इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है और ये वाला एलिमेंट कैसा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव तो ये था हमारा न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन रेशियो। अब इसके बाद में हम लोग को कुछ सिंपल चीजें पढ़नी है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ओके तो चलो बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो ध्यान में रखना एटॉमिक नंबर की सिंपल डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स in an atom। ठीक है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर Z। ओके तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं Z P या फिर Z E भी बोल सकते हैं लेकिन E कब होगा जब वो एटम होगा लेकिन आयन अगर रहेगा तो Z की वैल्यू हमेशा P इतनी रहेगी इलेक्ट्रॉन इतनी नहीं रहेगी। क्लियर है हाँ सर। ओके नेक्स्ट कांसेप्ट है हमारा एटॉमिक मास का। तो भाई एटॉमिक मास क्या होता है इट इज द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर A और इसको मास नंबर भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड एज अ मास नंबर। मास नंबर और A का फॉर्मूला होता है A P + N। क्या होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर P + N। देन नेक्स्ट जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। ठीक है तो ध्यान में रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट जैसे ये एलिमेंट का सिंबल है X इसके इस साइड में A लिखते हैं और इसके इस साइड में Z लिखते हैं और इस साइड में A लिखते हैं।